आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मेंटेनेंस के मामले होते हैं उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है रजनीश बनाम नेहा आदर्श के बारे में। तो हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले अनुरोध करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। आइए दोस्तों, अपने जो लैंडमार्क जजमेंट है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया पूरे भारतवर्ष के लिए, और इस जजमेंट के तहत जो बहुत सारे इश्यूज होते थे मेंटेनेंस के मैटर में डिसाइड करने में, और जो विसंगतियां फैली हुई थी, अलग अलग हाई कोर्टों ने अलग अलग जजमेंट दे रखे थे, उनको सब एक कर कर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट में उन जो विसंगति थी उनको दूर करते हुए जो समाधान है उनका समाधान रजनीश बनाम नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 इशू थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ये सब पे लागू होगा। और इससे पहले मेंटेनेंस के मामलों में इंडिया के अदर्स हाई कोर्टों की जजमेंट अलग अलग थे, उन पे कहीं ना कहीं डिफरेंस था और इसका विरोधाभास था, तो कोर्टों में विरोधाभास पैदा होता था। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट के अनुसार जो विसंगतियां फैल रही थी उनको खत्म करने का प्रयास किया है। और जो 5 आइडेंटिफाई इशू करे थे उनका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ये 5 इशू क्या हैं? पहला है इश्यू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, मतलब जो भी पति पत्नी पत्नी अपने पति से अलग अलग मामलों में, जैसे सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस मांग रही है, और डीवी एक्ट सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस मांग रही है, और मेंटेनेंस जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस मांग रही है। क्या वो मेंटेनेंस सब जगह से मांग सकती है, नहीं मांग सकती है? क्या उसकी लायबिलिटी है? इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी अगर जो मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है वो अपने दावा डाल तो सकती है, यानी कि पिटिशन डाल तो सकती है, पर उसको जब पिटिशन डालते वक्त उसको ये बताना पड़ेगा कि किसी अदर कोर्ट में या किसी अदर मामले में उसको कोई मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो कितना मिल रहा है उसके बारे में उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। और अगर किसी को मिल रहा है तो जो कोर्ट है संबंधित उसको ये ध्यान रखना होगा वो जो मेंटेनेंस उसको प्राप्त हो रहा है उसका, और जो मेंटेनेंस बांधने जा रहा है कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑर्डर करने जा रहा है, उसको समायोजित कर दिया जाए, यानी कि उसको इंक्लूड कर दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए मेंटेनेंस 125 में सीआरपीसी में लड़की को 10,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस मिल रहा है। अब उसे डीबी एक्ट में कभी उसको मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया और वहां पे ऑर्डर किया 12,000 रुपये प्रति माह, तो जो 12,000 रुपये हैं, क्यों 10,000 रुपये तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो 2,000 ऊपर के वो उसका पति अधिकार 2,000 रुपये देने का अधिकार है, यानी कि टोटल 10,000 रुपये उसे 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग लेना होगा, और 2,000 रुपये जो उसने डीवी एक्ट जो एक्स्ट्रा बंधा है 12,000 बंधा है, तो उसको 2,000 10,000 तो उससे पहले से मिल रहे हैं, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 रुपये आपको मेंटेनेंस के मामले से भी लेने पड़ेंगे और 10,000 रुपये आपको 12,000 रुपये आपको डीवी एक्ट, यानी टोटल 22,000 रुपये नहीं मिलेंगे उसको टोटल 12,000 रुपये मेंटेनेंस पति को देना होगा। इसका डिक्लेयर कोर्ट ने कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा इशू था जो आइडेंटिफाई किया, पेमेंट ऑफ एंट्री मेंटेनेंस। जो एंट्री मेंटेनेंस होगा उसका पेमेंट किस प्रकार किया जाएगा और उसका किस प्रकार इशू सॉल्यूशन करेंगे। तो ये एंट्री मेंटेनेंस होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति को जो सुप्रीम कोर्ट का नेहा बनाम रजनीश बनाम नेहा है, इसमें एक एफिडेविट है, एफिडेविट दाखिल करना होगा, और उसमें जो इनके
अर्निंग होगी पति या पत्नी की, उस अर्निंग को शो करना होगा, और जो इनके पास एसेट्स होंगे उनको शो करना होगा। ये दोनों लायबल हैं, पति को भी उन एसेटों को शो करना पड़ेगा और पत्नी को भी। तो उसके पास एसेट है, यानी कि एसेट का मतलब ये हो गया किस प्रकार की मेंटेन लाइफ कर रही है वो, क्या उसके पास कार है, प्रॉपर्टी है, पति के पास ऐसी कुछ चीज है, तो उसको पति को आइडेंटिफाई करना होगा इसके बारे में। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं जो तीसरा इश्यू है वो क्राइटेरिया डिटरमिनिंग क्वांटम मेंटेनेंस। जो क्राइटेरिया होगा मेंटेनेंस देने का, वो क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है। क्राइटेरिया ये होगा दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की इनकम, उसके पास क्या लाइफ स्टाइल जी रहा है, और अगर पत्नी है तो क्या वो वर्किंग थी या इससे पहले वेल क्वालिफाइड है, या फिर उसने अपनी जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, क्या बच्चे को पालने के उद्देश्य से छोड़ी, क्या वो सरवाइव कर सकती है, जॉब नहीं कर सकती है, या पति प्रेजेंट में जॉब के अलावा कौन सा काम कर रहा है, क्या उसके पास कुछ एसेट है। एसेट का मतलब हो गया उसकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है, किस प्रकार वो अपनी लाइफ को जी रहा है, और उसी प्रकार वाइफ की लाइफ किस प्रकार मेंटेन चल रही है, और दोनों का स्टेटस देखा जाएगा। यानी कि लाइफ स्टेटस का मतलब हो गया दोनों के किस प्रकार का स्टेटस है। अब ऐसा नहीं होगा, एग्जांपल दे दूं आपको कि पत्नी कहे कि मैं अपने 25 से 50,000 रुपए मांगना चाहती हूँ, जबकि उसका पति तो 50,000 रुपए से तनख्वाह मिल ही नहीं रही है उसको। तो जज सबसे पहले मेंटेनेंस के ऑर्डर करते वक्त ये देखेंगे दोनों पार्टियों का स्टेटस क्या है। स्टेटस यानी कि पति कितनी सैलरी कमा इन अर्निंग है पति की, और पत्नी क्या हाउसवाइफ है या वर्किंग है। ये कोर्ट को आइडेंटिफाई करना होगा जजमेंट देने से पहले। अब इसमें चौथा इशू है जो आइडेंटिफाई किया, हम आपको बताते हैं, वो है डेट फॉर विच मेंटेनेंस इज अवॉर्ड। यानी कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा वो किस डेट से एप्लीकेबल होगा। जैसे आपको बता दें, क्योंकि पहले क्या होता था, कई सारे कोर्ट हैं जो जिस दिन से पत्नी ने पिटिशन कोर्ट में डाली है उस दिन से ऑर्डर कर देते थे कि आपको चाहे 1 साल बाद ऑर्डर हो चाहे 2 साल बाद हो। वो कह देते थे कि जिस दिन से पत्नी ने केस डाला है उस दिन से उसको पति को मेंटेनेंस देना होगा। और ऐसे ही कई सारे अदर्स स्टेट हैं और हाई कोर्ट हैं, उन्हें डिसीजन दिया कि जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस दिन से पति को मेंटेनेंस देना होगा। तो ये बहुत बड़ी विसंगति फैली हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले इश्यू को सॉल्व करते हुए कहा कि पत्नी जिस तारीख से मेंटेनेंस का केस डालेगी, आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर पत्नी ने 1 जनवरी को 2024 को मेंटेनेंस का केस डाला और उसका केस 1 साल बाद डिसाइड होता है, और मान लीजिए 10 मार्च 2025 को डिसाइड होता है, तो पति को जो मेंटेनेंस देना पड़ेगा वो 1 जनवरी 2024 से देना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन से उसने पत्नी ने पिटिशन डाली थी, ना कि मार्च से। तो इस इश्यू को कोर्ट ने सॉल्व किया। दूसरा जो 5वां इशू था उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो है इन्फोर्समेंट या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है ऑर्डर दे दिया मेंटेनेंस का, वो डिसाइड हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना होगा या इन्फोर्समेंट कैसे करवाना होगा, उनको पालन कैसे करवाना होगा। तो इन्हें कहा जो भी सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के 28 के ए के अकॉर्डिंग और सेक्शन 26 डीवी एक्ट और सेक्शन 128 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग
जो सिविल प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर कोई पति जानबूझकर, यानी कि उसका जानबूझकर इस ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस भी चलाया जा सकता है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आपका कोई इंटेंशन नहीं है और आप जानबूझकर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं पति, तो पति पर सीपीसी के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सेक्शन 51, 55, 58 और 60 के ये जो ऑर्डर होंगे एग्जीक्यूशन होंगे और यही समझे जाएंगे कि पिटिशन के अकॉर्डिंग अगर इनका कोई इंटेंशन है पति का तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस मामले में कोर्ट ने पति और पत्नी को दोनों को फायदा देते हुए, क्योंकि जो विसंगतियां कंफ्यूजन पहला हुआ था उनके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत सारे हाई कोर्टों के जजमेंट को इंक्लूड करते हुए इस मामले को एक मामले में लेकर, जो मामला है जो पति पत्नी का है, उनको काफी हद तक सॉल्व करने का प्रयास किया है, निस्तारण करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत पहले विसंगतियां फैली हुई थी इसमें। उन चीजों को दूर करते हुए